सर, सबसे पहले हम ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉकडाउन के द्वारा हार्वेस्टिंग का जो है उसको काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो प्रोक्योरमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा और हम फार्मर्स की क्या हेल्प कर सकते हैं सर? लॉकडाउन के दौरान सामान्य तौर पर देखने में आता है कि ये फसल कटाई बहुत प्रभावित हुई होगी, लेकिन इसको थोड़ा गांव के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन का पहला चरण ही चल रहा था और वो काफ़ी सख्त था, यद्यपि उस समय भी फसल कटाई के लिए मजदूर, किसान और मशीन तीनों को अलाउ किया हुआ था, लेकिन फिर भी जितना मूवमेंट होना चाहिए उतना मूवमेंट उस समय भय के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस परिस्थिति में भी किसान ने दलहन और कलन की कटाई पूरी 100% कर ली थी। और आज भी आमतौर पर ऐसे किसी से पूछोगे तो लोगों को लगेगा कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए कटाई का काम प्रभावित हो रहा है। लेकिन गांव में बात करेंगे तो ये भी ध्यान में आता है कि लोग कहते हैं कि भाई जब पहले होता था तो मजदूर बहुत महंगा मिलता था और इस समय तो कहीं कोई काम नहीं था, इसलिए सस्ते में कटाई हो गई। दूसरा जो मजदूरों का सवाल है, वो मजदूर 2-3 प्रकार के होते हैं। एक मजदूर घर से बाहर कारखाने में स्थायी रूप से काम करता है, एक मजदूर वो है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करता है, एक मजदूर वो है जो सिर्फ फसल कटाई के लिए थोड़ी आय उसकी बढ़ सके और उसको अच्छी मजदूरी मिल सके, इसलिए अपने घर से दूसरे गांव में जाके कटाई के लिए जाता है। इस बार जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो या तो वो जा चुका था और या अपने ही क्षेत्र में रह गया था, तो वो अपने क्षेत्र में है तो वहाँ भी कटाई में मदद कर रहा है, जहाँ वो पहुँच गया वहाँ भी कटाई में मदद कर रहा है। और जो लोग लॉकडाउन घोषित होते होते पहले 2-3 दिन में दूर दराज क्षेत्रों से अपने घर में आ गए, वो सारे लोग भी कटाई में काम कर रहे थे, इसलिए फसल कटाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। जहाँ हार्वेस्टर से कटाई होती है वहाँ हार्वेस्टर से हुई, जहाँ हंसिये से कटाई होती है वहाँ हंसिये से कटाई हुई और 88% कटाई हो गई। तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से इतने बड़े लॉकडाउन और इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में असुविधा तो होती है, लेकिन नुकसान कम से कम हो ये सुनिश्चित करने का काम सरकार का है। तो सरकार ने जो निर्णय लिए उन निर्णयों के फलस्वरूप इसमें कम से कम प्रभाव हुआ है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। लॉकडाउन में किसानों को अब तक तो कुछ मिला नहीं है, क्या उनकी कोई आर्थिक सहायता करने पर विचार कर रही है सरकार? और दूसरा जुड़ा है सर, चना और मसूर की देरी से और कम खरीद होने की क्या वजह है सर? ये दो चीज इससे जुड़े हुए हैं सर। देखिए, किसान को मैंने पूर्व में भी बताया कि किसान को सम्मान निधि, उसकी आय में वृद्धि के लिए एक बरस में लगभग 71,000 करोड़ रुपया एक मुश्त उसको दिया गया, जो कभी नहीं दिया जाता था। फसल बीमा में 9,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन, 9,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन था। 2 साल में 50,000 करोड़ से अधिक रुपया उनको मुआवजे में मिला। ये अपने आप में बड़ा सुरक्षा कवच है। और बाकी वो ठीक प्रकार से अपनी फसल कर सकें, उसके लिए उनको अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, अच्छा पेस्टिसाइड मिले, सस्ते दामों पे मिले, उनको उस मामले में सब्सिडी दी जाए, वो उपकरण खरीदें तो उसमें सरकार सहयोग करे। तो ये सब किसान के हित में किया जाने वाला काम है और इन सब में भी फंडिंग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान को जितनी मदद की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं समझता हूँ इस बीच में किसान को मदद देने का काम जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इतिहास में पहले कभी किसी और प्रधानमंत्री के ज़माने में इतनी बड़ी सुविधा और इतनी दृष्टि कभी सरकार की पहले नहीं रही। दूसरा जो आपका चना और सरसों और बाकी खरीद का विषय है, तो मैं उस मामले में यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से भी किसानों को कि जब ये दलहन और तिलहन की खरीद का विषय आता था
तो राज्य अपने उत्पादन का आकलन करते थे, उसके बाद वो केंद्र को अपना मेमोरेंडम सबमिट करते थे कि हमको खरीद करने की अनुमति दी जाए। तो नेफेड इस मामले में खरीद करता था, तो केंद्र सरकार फिर परीक्षण करने के बाद उनको स्वीकृति देने का काम करती थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन की स्थिति थी, तो हमने पहले से ही कोई राज्य प्रस्ताव भेजे इसका इंतजार केंद्र सरकार ने नहीं किया, और केंद्र सरकार ने आज से 15 दिन पहले ही आदेश कर दिए कि सभी राज्य अपनी अपनी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए तैयार हो जाएं। नेफेड को आदेशित कर दिया गया है, उससे मिलके मैकेनिज्म बनाएं और क्रय केंद्र को विकेंद्रित करें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और हम लोगों ने एक मुश्त स्वीकृति दे दी बिना राज्य का प्रस्ताव आए। और इस बार अगर देखेंगे तो क्रय केंद्र की संख्या भी दुगनी से अधिक है, लेकिन राज्यों की अपनी परिस्थिति थी, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कहीं कोरोना की स्थिति थी, इसलिए राज्यों को तारीख तय करनी थी कि वो कब से इस खरीद को शुरू करेंगे। और हम लोगों ने जब ये देखा कि राज्य को देर लग रही है और किसान थोड़ा चिंतित भी होने लगा, फिर किसानी से संबंधित किसान संगठन भी बात करने लगे, तो हम लोगों ने ये तय कर दिया कि राज्य जिस तारीख को खरीद घोषित करेगा उससे 90 दिन तक के पीरियड में यह खरीद लगातार होती रहेगी। किसी किसान को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत, एबीपी न्यूज़। सर ऐड करना चाहूँगा जो मंत्री जी ने कहा जी, प्लीज। जो पहले एक आंकड़ा इन्होंने दिया था कि इस बार एमएसपी का 50% से 109% का उसमें रिटर्न है ओवर कॉस्ट, और 109% गेहूं में है, और इसी तरह कम से कम जो है एमएसपी का नया फार्मूला होने के बाद कम से कम 50% है। दूसरा, इस बार सरकार ने एमएसपी घोषणा ही नहीं की, इसके साथ ऐसे भी मेजर अनाउंस किए हैं कि एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिले भी। तो उसके लिए पहले 14,838 प्रोक्योरमेंट सेंटर होते थे, जो इस बार लगभग 50% बढ़ा दिए गए हैं। 21,135 प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं। बीट का प्रोक्योरमेंट तो पहले भी होता था, लेकिन इस बार दालों का और ऑयल सीड का प्रोक्योरमेंट जो है उसका टारगेट पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज करके रखा है। और मैं समझता हूँ कि किसान की इनकम के 2 मेन पार्ट हैं, उसकी हार्वेस्ट, उसकी जो यील्ड है वो इंटैक्ट रहे और बढ़े, दूसरा जो उसको प्राइस मिलती है वो इंटैक्ट रहे और बढ़े। जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी इनकम एक इंटैक्ट है, और ये सरकार के प्रयत्न है उनकी वजह से है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही मार्केट सब कुछ नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो 26 मार्च से ही प्रयत्न शुरू हो गए थे कि कैसे इंश्योर करें कि एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शनल रहें, एग्रीकल्चर प्राइस जो है उसमें कोई गिरावट ना आए। और वो मैं समझता हूँ कि सपोर्ट एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कंपेयर टू कि हम एक छोटी सी सपोर्ट किसान को दे दें कि देखिए हमने आपको 50 रुपये का बोनस दे दिया या 75 रुपये का बोनस दे दिया। तो आप देखोगे जब फाइनल आंकड़े इसके आएंगे सीएसओ से, तो कैसा उस पर जो है हमें देखने को मिलेगा कि इस बार किसान की आय में वृद्धि पहले से कहीं ज़्यादा हुई है। धन्यवाद। और सर संख्या भी वैसा बढ़ गई है सर, जब सेंटर बढ़े। लास्ट से 2,62,000 किसानों ने पल्स अभी तक बेची थी, 2,67,000 किसानों की पल्सेस खरीद ली गई है। जी, प्रशांत, एबीपी न्यूज़। सर नमस्कार, प्रशांत हूँ मैं, एबीपी न्यूज़ से। कृषि मंत्री जी से सवाल है सर। हालांकि रमेश चंद सर ने ये बड़ी अच्छी तस्वीर तो पेश की, उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑन कोर्स है, लेकिन आप लोगों का एक एम्बिशियस टारगेट है सर 2022 तक जो डबलिंग फार्मर्स इनकम वाला है। चूंकि लॉकडाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी डिसरप्ट हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो टारगेट आप लोग अचीव कर पाएंगे जो 2022 वाला है? दूसरा एक स्पेसिफिक सवाल है सर कि कल मैं कुछ ट्विटर उस पर ये आ रहे थे कि बीजों के दाम कई जगह बढ़ गए हैं, क्या आपके पास इस तरह की कोई शिकायत आई है क्या? किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, यह प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और जब से उन्होंने ये आह्वान किया है तब से भारत सरकार, राज्य सरकारें और किसान
तीनों लोग मिशन मोड पर इस अभियान में काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ये जो वायरस का संकट आया, निश्चित रूप से इसमें गतिविधियां थमी हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, अभी रमेश चंद जी ने आपके सामने विषय को रखा, कृषि का क्षेत्र उससे अप्रभावित है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो मूवमेंट हैं इसमें होने वाले, वो कुछ न कुछ मात्रा में प्रभावित होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और तेजी से गति बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा करें। जी सर, एक और है, ऑनलाइन प्रश्न है कि अब जो है इसमें 6,000 रुपये जो है वो पीएम किसान योजना के तहत मिल रहे हैं, क्या सरकार इसको और बढ़ाने की करेगी सर, बढ़ाने के बारे में सोचेगी, क्योंकि किसानों को काफ़ी हार्डशिप हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का जवाब मेरे वक्तव्य में भी रमेश जी ने भी जो कहा और पूरक प्रश्न था उसका भी मैंने जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि सरकार को इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय जितनी मदद की जा रही है, इतनी पहले कभी भी किसी सरकार में नहीं हुई। और निश्चित रूप से किसान को मदद योजनाओं के माध्यम से होनी चाहिए। जिस प्रकार से ऋण माफी कभी भी किसान के उत्थान का कारक आज तक नहीं बन सका, और इसलिए जहां उसको मदद होएगी और समृद्धता तभी आएगी। तो आज चाहे वो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी का मामला हो, बीजों पे सब्सिडी का मामला हो, चाहे वो पीएम किसान योजना का मामला हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, चाहे समर्थन मूल्य पर 100% खरीद का मामला हो, ये सब जो सुनिश्चितताएं सरकार ने करी हैं, इससे निश्चित रूप से किसान को राहत ही नहीं मिली, उसके उत्थान का पथ भी अग्रसर हुआ है। ठीक है। 99 संजय शर्मा, इंडिया न्यूज से हूं मैं। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि कई सारे राज्य जहां पर कि लॉकडाउन का भी असर पड़ा है, किसानों को भी फर्क पड़ा है, असर तो पड़ा ही कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे राज्य कहीं ना कहीं आर्थिक पैकेज की मांग भी कर रहे हैं। क्या कृषि से संबंधित भी कोई किसी तरह के कोई पैकेज देने की कोई योजना है आपकी? अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर फसलें खराब भी हुई हैं, पिछले दिनों भी बारिश हुई है, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर फसलें खराब होने की बात भी सामने आई है। तो क्या अलग तरह का कोई किसी तरह का कोई विशेष पैकेज राज्यों को देंगे सर? देखिए, किसान की फसल का नुकसान प्राकृतिक आपदा से होता है, तो उसके लिए एक तो फसल बीमा, अगर वो बीमित किसान है तो जैसा मैंने बताया कि 2 वर्षों में 9,000 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा हुआ किसान का और 50,000 करोड़ रुपया मुआवजे की भरपाई हुई, तो ये एक बड़ा सुरक्षा कवच है। ये किसी भी बड़े से बड़े पैकेज से ज़्यादा है। और इसी प्रकार से अगर कोई सामान्य तौर पर और प्रकार के नुकसान होते हैं, तो एसडीआर और एनडीआरएफ की एक प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया के अनुसार राज्य और केंद्र काम करते हैं और उसके आधार पर भी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। सर, अब आखिरी प्रश्न है ऑनलाइन का कि फार्मर्स की जो अभी लेबर प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या सरकार मनरेगा के तहत इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लाने की विचार करेगी सर? मनरेगा सर, ग्रामीण विकास के अंतर्गत आने वाली एक वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था है। मनरेगा के माध्यम से लगभग 12 करोड़ जॉब कार्डधारी देश भर में हैं और 6-7 करोड़ लोग जो हैं बारी बारी से मनरेगा के काम के लिए आते रहते हैं। मनरेगा में वैकल्पिक रोजगार मिले, ये सुनिश्चित भारत सरकार हमेशा करती रही है और आज भी कर रही है। पिछले दिनों मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों का बकाया था, वो पहले सप्ताह में ही हम लोगों ने उसका 100% भुगतान कर दिया और मनरेगा में मई जून के महीने में काम करने में किसी प्रकार की कोताही न हो, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति
राज्यों को दे दी गई है, उनके पास पैसा भेज दिया गया है और आने वाले समय में भी उनको निश्चिंता रहे और मनरेगा के काम को वो फैला सकें। वर्तमान परिस्थिति में भी रोजगार का सृजन और रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध रहें, इसलिए 33,000 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी मनरेगा के अंतर्गत हम लोगों ने देकर राज्यों को सूचित कर दिया है कि वो चिंतित न हो, मनरेगा के अंतर्गत काम करें। और मुझे ध्यान है कि 14 अप्रैल को मैंने आंकड़ा देखा था तो लगभग 17 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे और आज मैं सुबह जब आंकड़ा देख रहा था तो 1,70,00,000 से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं और बड़ी मात्रा में मनरेगा के अंतर्गत काम खुल गए हैं, लोग काम में लग गए हैं। जहाँ तक कृषि कार्य से संबंधित है तो कृषि कार्य से संबंधित ये विषय बड़ा लोकप्रिय है और जहाँ जहाँ जाओ तो ये सवाल उठता रहता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए भी और आपके माध्यम से देश की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ, मनरेगा के अंतर्गत 264 काम हैं जो किए जा सकते हैं और उनमें 162 काम ऐसे हैं जो कृषि कार्यों से संबंधित हैं। ये बात हम लोगों ने अनेक बार बताई है। मनरेगा एक्ट से कवर होता है, इसलिए हर इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मैं समझता हूँ 19-20 में 66% पैसा जो मनरेगा का है वो कृषि कार्यों के निमित्त ही खर्च हुआ है और अगले वर्ष में हम लोग 77% खर्च करें, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब मनरेगा की बात आ गई है तो मैं एक बात और आप सबके माध्यम से देश भर के लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो कृषि मंत्री हों, चाहे ग्रामीण विकास मंत्री हों, चाहे पंचायत मंत्री हों, इन तीनों विभागों में काम करने वाले अफसर हों, जिले के अधिकारी हों, किसान हों, मजदूर हों, छोटे विक्रेता हों, छोटी इंडस्ट्री वाले हों, उनके ध्यान में यह बात आना चाहिए, कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में भी, लॉकडाउन के रहते हुए भी गांव की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं सबको अनुमति प्रदान कर दी है। हर स्टेट में हर मिनिस्टर को, हर सेक्रेटरी को, हर जिला अधिकारी को अब अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करना है कि वो मनरेगा के काम को कैसे बढ़ा सकता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को कैसे आगे बढ़ा सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना को कैसे बढ़ा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कैसे और काम को बढ़ा सकता है। अब हमारा दायित्व है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बल दें। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ताकतवर होगी तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम होगा। पूरा ग्रामीण भारत हर दृष्टि से खुला हुआ है, यह अवसर हम सब लोगों के लिए है, इस अवसर का सबने लाभ उठाना चाहिए। यह अनुरोध मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।